छात्रों, आज महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा महाकवि माघ का प्रभात वर्णन शीर्षक निबंध लेकर उपस्थित हूँ। रात अब बहुत ही थोड़ी रह गई है, सुबह होने में कुछ ही कसर है। जरा सप्तर्षि नाम के तारों को तो देखिए, वे आसमान में लंबे पड़े हुए हैं। उनका पिछला भाग तो नीचे को झुका सा है और अगला ऊपर को। वहीं उनके अधोभाग में छोटा सा ध्रुवतारा कुछ कुछ चमक रहा है। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, जो संस्कृत साहित्य के महाकवि माघ हैं, उनकी साहित्य में जो प्रभात का वर्णन है, उसी प्रभात के वर्णन को अपने शब्दों में महावीर प्रसाद द्विवेदी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। रात अब बहुत ही थोड़ी रह गई है, कहने का मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ा सा और आगे की बात है। मतलब अंधेरा है, कहने को धीरे धीरे प्रकाश दिखाई देने लगा है, या रात्रि बहुत थोड़ा सा रह गई है, उनका कहने का मतलब है। सुबह होने में कुछ ही कसर है, अब जल्दी ही सुबह होने वाली है। जरा सप्तर्षि नाम के तारों को देखिए। उत्तर दिशा में आसमान में जो सप्तर्षि तारे हैं, 7 तारों का समूह है, जिसे सप्तर्षि तारे कहते हैं, वे आसमान में लंबे पड़े हुए हैं। उनका पिछला भाग तो नीचे को झुका है, तो पिछला भाग जो पूंछ की तरह से है, वो ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे की तरफ खड़ा हो गया है, और अगला ऊपर को, और जो 4 तारे एक साथ होते हैं मुंह पाए की तरह से, वो ऊपर की तरफ हो गया है। वहीं उनके अधोभाग में छोटा सा ध्रुवतारा कुछ कुछ चमक रहा है, और उनके पिछले भाग में नीचे की तरफ ध्रुवतारा हल्का हल्का चमक रहा है। सप्तर्षियों का आकार गाड़ी के सदृश है, ऐसी गाड़ी के सदृश जिसका जुआ ऊपर को उठ गया हो, और इसी से उनके और ध्रुवतारा के दृश्य को देखकर श्रीकृष्ण के बालपन की एक घटना याद आ जाती है। शिष्य श्रीकृष्ण को मारने के लिए एक बार गाड़ी का रूप बनाकर सक्टासुर नाम का एक दानव उनके पास आया। श्रीकृष्ण ने पालने में पड़े ही खेलते खेलते उसे एक लात मार दी। उसके आघात से उसका अग्रभाग ऊपर को उठ गया और पश्चात भाग खड़ा ही रह गया। श्रीकृष्ण उसके तले आ गए। वही दृश्य इस समय सप्तर्षियों की अवस्थिति का है। वे तो कुछ उठे हुए से लंबे पड़े हैं, छोटा सा ध्रुव उनके नीचे चमक रहा है। कहने का मतलब यह है कि एक कथा, महाभारत काल की एक कथा का दृष्टांत देते हैं कि एक सक्टासुर नामक राक्षस श्रीकृष्ण जो पालने में सो रहे हैं घर के बाहर, और सक्टासुर समय निकाल बचबचा के उनके पास तक पहुंच जाता है। तो वो मानव रूप में नहीं है, वो बैलगाड़ी के रूप में आया है, और वह उनको मारना चाहता है। तो जैसे बैलगाड़ी का आगे का हिस्सा, जो बैलों के यहाँ जुओं में वो उसको नाधा जाता है या उसको कसा जाता है, जो एक सीधी लकड़ी की तरह से होता है, वह श्रीकृष्ण की तरफ के ऊपर झुक रहा है उनको मारने के लिए। तो श्रीकृष्ण ने एक पैर उसको मार दिया, उस गाड़ी को। अब गाड़ी में केवल 2 पहिया है, एक इस साइड एक उस साइड, और उसका बैलेंस तराजू की तरह से है। अगर उसको एक तरफ दबाओ तो दूसरा उठता है, और एक तरफ उठा दो तो दूसरा नीचे झुक जाता है। इसी तरह से वह गाड़ी है जिसमें श्रीकृष्ण ने एक लात मार दिया। अब वो गाड़ी का आगे का भाग जो है ऊपर की तरफ उठ गया, और उसका पिछला हिस्सा नीचे की तरफ गिर गया। ठीक यही दशा इस समय प्रभात होने को है। ऐसे समय में उत्तर दिशा में आसमान में सप्तर्षि नामक तारों की है। उन तारों का जो पूंछ वाला भाग है, 3 तारे जो एक साथ दिखाई देते हैं, वह सीधे हो गए हैं, और उनका जो 4 तारों का खुला हुआ मुंह की तरह का भाग है,
वह ऊपर उठ गया है, एकदम सीधा हो गया है। तो ऐसे लग रहा है कि मानो श्री कृष्ण ने जिस तरह से गाड़ी को लात मार दिया और वह ऊपर उठ गई, उसी तरह से मानो उसका वो ऊपर वो वाला भाग ऊपर उठ गया है और पीछे वाला भाग नीचे आ गया है। और उसके नीचे छोटा सा ध्रुव तारा टिमटिमा रहा है, ठीक उसी तरह से जैसे मानो उस गाड़ी के नीचे श्री कृष्ण जी टिमटिमा रहे थे या श्री कृष्ण जी थे। आगे है, पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। वह हंस सी रही है, वह यह सोचती सी है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जब तक यह मेरी संगति में रहा, तब तक यह उदित ही नहीं रहा, इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी। जो पूर्व दिशा को उसका मानवीकरण करके लेखक ने उसे स्त्री माना है। कौन स्त्री? पूर्व दिशा रूपी स्त्री। तो पूर्व दिशा रूपी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम हो रही। प्रभा माने उसकी चमक, उसका सौंदर्य। तो पूर्व दिशा रूपी स्त्री, प्रातःकाल का समय हो और पूर्व दिशा में धीरे धीरे अरुणोदय हो रहा हो, तो सबसे सुहावनी, सबसे सुंदर दिशा उस समय पूर्व दिशा ही होती है। तो वह पूर्व दिशा रूपी स्त्री, उसका सौंदर्य बहुत ही अच्छा लग रहा है इस समय और बहुत ही सौंदर्यशाली है हो रही है वो, और वह ऐसे लग रहा है कि मानो हंस रही हो। और हंस कर क्या सोच रही है? वह यह सोचती सी है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, तब तक यह मेरी संगति में, जब तक यह मेरी संगति में रहा, तब तक यह उदित ही नहीं रहा, इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी। तो चंद्रमा जब पूर्व दिशा में संध्या को समय या रात्रि के समय उदित हुआ, तो धीरे धीरे उसका प्रकाश वह आसमान में चढ़ता गया और उसका प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता ही गया, उसकी चांदनी बढ़ती ही गई। वही पूर्व दिशा रूपी स्त्री सोच रही है कि ये जो चंद्रमा है, जब तक मेरी संगत में रहा, मेरे साथ रहा, तब तक इसका प्रकाश दिन पर दिन या इसका प्रकाश प्रतिक्षण बढ़ता ही गया। यह उदित ही नहीं रहा, मतलब हमेशा यह आसमान में उदित ही नहीं रहा, बल्कि इसका प्रकाश जो है प्रतिक्षण बढ़ता ही गया। परंतु अब देखो, वही अब पश्चिम दिशा रूपी स्त्री की तरफ जाते ही दीन दीप्त होकर पतित हो रहा है। और जब सूर्योदय होने को है, रात्रि समाप्त होने को है, तो चंद्रमा चलते 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 धीरे धीरे पश्चिम दिशा की तरफ चला आया है। और जब धीरे धीरे चंद्रमा जब डूबने को है, तो चंद्रमा का वर्ण जो है, चंद्रमा का आकार थोड़ा बड़ा होता है, हो जाता है, या अगर बड़ा नहीं हुआ कभी कभी, तो उसका वर्ण जो है चमक से पीत हो जाता है, श्वेत से पीत वर्ण हो जाता है, थोड़ा सा विवर्ण रूप मुख हो जाता है, वह पीत वर्ण हो जाता है। अब पीत वर्ण में उसका प्रकाश जो है धीमा हो जाता है। तो वही वो कहना चाहते हैं कि अब देखो, वह पश्चिम दिशा रूपी स्त्री के पास जब चला गया, तो वह हीन दीप्त होकर, उसकी दीप्त, उसका प्रकाश जो है कम हो गया है, और इस तरह से वह पतित हो रहा है, नष्ट हो रहा है, कम हो रहा है, पदलित हो रहा है। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देखकर प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कुरा सी रही है, परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ भी परवाह नहीं, वह अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। अब पूर्व दिशा रूपी स्त्री जो है चंद्रमा को देखकर उस पर व्यंग की मुस्कान कर रही कि देखो कैसे तुम क्षीण होते जा रहे हो, कैसे तुम्हारी प्रभा समाप्त होती जा रही है, तुम्हारा सौंदर्य समाप्त होता जा रहा है। जब तक तुम मेरे पास थे, तब तक तो तुम बड़े अच्छे थे, बड़ा प्रकाश दे रहे थे, लेकिन जैसे ही तुम पश्चिम दिशा रूपी स्त्री के पास चले गए मुझे छोड़कर, तो तुम्हारी दीप्ति चली गई, तुम्हारा प्रकाश चला गया, और तुम धीरे धीरे हीन होते चले जा रहे हो, क्षीण होते चले जा रहे हो। और यह सोच करके वह व्यंग की मुस्कान या व्यंग की हंसी हंस रही है। लेकिन चंद्रमा को इन सब हंसी मजाक की कोई परवाह नहीं है, वह तो अपने कार्य में, अपनी ही चाल में मस्त है। अस्त समय होने के कारण उसका बिंब तो लाल है, पर किरणें उसकी पुराने कमल की नाल के कटे हुए टुकड़ों के समान सफ़ेद हैं। अब जो अस्त का समय है, ये चंद्रमा के अस्त का समय नज़दीक आ गया है, क्योंकि सुबह होने वाली है। अब उसका बिंब लाल है, मतलब उस चंद्रमा जो है धीरे धीरे पीत वर्ण का या लाल वर्ण का हो गया है, लेकिन उसका जो प्रकाश है वह श्वेत ही है, वह लाल और या पीत वर्ण का नहीं हुआ है, प्रकाश तो श्वेत ही है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से उसकी किरणें उसके पुराने कमल की नाल के कटे हुए टुकड़ों के समान सफ़ेद है,
जैसे कोई पुराना कमल हो, उसकी नाल का टुकड़ा कट गया हो और वो सफ़ेद सा हो, उसी तरह से हैं। स्वयं सफ़ेद होकर भी बिंब की अरुणता के कारण वे कुछ कुछ लाल भी हैं। तो वो सफ़ेद तो है, लेकिन उसका बिंब जो है लाल हो गया है, तो उस हल्का हल्का लालिमा भी उसमें आ रही है। कुमकुम मिश्रित सफ़ेद चंदन के सदृश उन्हीं लालिमा मिली हुई सफ़ेद किरणों से चंद्रमा पश्चिम दिग्बधू का श्रृंगार सा कर रहा है। अब ऐसे लग रहा है कि जैसे चंदन में, सफ़ेद चंदन में कुमकुम मिला दिया गया हो, रोली मिला दिया गया हो, और दोनों मिल जाने के बाद हल्की लालिमा आ गई हो चंदन में। तो इसी तरह के रंग से मानो चंद्रमा जो है पश्चिम दिशा रूपी स्त्री के पास पहुंच गया है और उसका श्रृंगार कर रहा है, उसको सजा रहा है। फिर उसे प्रसन्न करने के लिए उसके मुख पर चंदन का लेप सा लगा रहा है। चंद्रमा पश्चिम दिशा रूपी स्त्री को प्रसन्न करने के लिए उसके मुख पर मानो चंदन का लेप लगा रहा है, और पूर्व दिग्बधू के द्वारा किए गए उपहास की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। तो जो पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री है, वह उसकी जो हंसी उड़ा रही है, वह उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, उसका ध्यान नहीं जा रहा। वो तो केवल पश्चिम दिशा रूपिणी स्त्री के को श्रृंगार करने में ही भूला हुआ है, मस्त है। ठीक है।